नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास मैं बलराम कसाना, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र में। हम चर्चा कर रहे थे क्लासिकल मॉडल की और उसकी आलोचनाओं की। दो आलोचनाओं की हमने चर्चा करी। अब हम करते हैं तीसरी आलोचना की चर्चा, जो है कि किन्स ने कहा कि स्वतः समायोजन संभव नहीं है। किन्स शास्त्रीय दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे कि पूर्ण रोजगार संतुलन की स्वतः और स्व समायोजन प्रक्रिया के लिए सरकारी हस्तक्षेप की नीति आवश्यक थी। यानी कि लेजेस फेयर की नीति अपना लोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने संतुलन में आ जाएगा पूर्ण रोजगार की अवस्था में। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने समाज की गैर समानतावादी संरचना के कारण स्वतः और स्व समायोजन योग्य नहीं है। ऑटोमेटिक एडजस्ट करने की पॉसिबिलिटी उसमें नहीं होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में दो वर्ग होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। और अमीर के पास में बहुत सारा धन पैसा होता है, संपत्ति होती है, लेकिन वे उसको पूरा उपभोग पर खर्च नहीं करते हैं, बल्कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो बचत के रूप में रखते हैं। गरीबों के पास जो है पर्याप्त आय नहीं होती है उपभोग करने के लिए, तो वो उपभोग के सामान भी बहुत कम मात्रा में खरीद पाते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा की एक तरफ बहुत आयत होती है और दूसरी तरफ बहुत कमी होती है। इस कारण कुल आपूर्ति के संबंध में सकल मांग की सामान्यतः कमी रहती है, जो अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगारी की ओर ले जाती है, इन समस्याओं को जन्म देती है। यह वास्तव में ग्रेट डिप्रेशन का कारण बनती है बाद में। तो इस तरह से क्या होता है कि वितरण जो है वो समान नहीं है। अगर पूंजीवादी व्यवस्था स्वतः और स्व समायोजन योग्य होती तो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि किन्स ने राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के भीतर आपूर्ति और मांग को समायोजित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप की वकालत की है। तो उन्होंने देखा कि भाई जो विकसित देश है वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या हो जाती है, या फिर वहाँ पे आर्थिक रूप से स्थगन की स्थिति आ जाती है, स्टैग्नेशन आ जाता है, वहाँ पे आर्थिक विकास तेज़ी से नहीं हो पाता है। तो इसका कारण वहाँ पे अगर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट की होती तो गवर्नमेंट्स वहाँ की बहुत सारी इंटरफेयर नहीं करती हैं, फिर भी वहाँ की स्थिति नहीं सुधरती है। अब हम बात करते हैं आय में परिवर्तन के माध्यम से बचत और निवेश की समानता। क्लासिक अर्थशास्त्रियों का मानना था कि बचत और निवेश पूर्णतः किसके ऊपर निर्भर करते हैं? बचत के द्वारा समानता के स्तर पर लाए जाते हैं, और किसी भी प्रकार के विचलन के मामले में इनमें समानता ब्याज के दर के तंत्र द्वारा लाई जाती थी। तो और किन्स का मानना था कि बचत का स्तर आय के स्तर पर निर्भर करता है, लेकिन जो और ब्याज की दर पर नहीं करता है, जबकि क्लासिकल इनको दोनों को, बचत और निवेश को, ब्याज की दर पर निर्भर मान लेते हैं। इसी तरह निवेश जो है केवल ब्याज की दर पर नहीं निर्भर करता, बल्कि पूंजी की सीमांत दक्षता पर भी निर्भर करता है। और ये पूंजी की सीमांत दक्षता है वह व्यावसायिक उपेक्षाओं पर निर्भर करती हैं, और यदि व्यावसायिक अपेक्षाएं कम हैं तो ब्याज की कम दर निवेश को बढ़ा नहीं सकती। यदि बचत निवेश से अधिक होगी तो उसका मतलब ये होगा कि लोग खपत पर कम खर्च कर रहे हैं, उनकी मांग जो है वो आपूर्ति से कम हो गई है, और इससे मांग में गिरावट आएगी और आउटपुट में अति उत्पादन होगा और निवेश आय और इससे क्या होगा? आउटपुट जो है निवेश आय रोजगार में गिरावट आएगी, और इससे बचत में फिर से कमी आएगी क्योंकि आय गिर गई है, परंतु तब बचत और निवेश के बीच समानता आय के निचले स्तर पर प्राप्त होगी। इस प्रकार ब्याज दर के बजाय आय में परिवर्तन है जो बचत और निवेश के बीच समानता लाती है और इनके समानता को निर्धारित करती है। तो निवेश और बचत को आय निर्भर करती है, न कि ब्याज की दर। मुद्रा की सट्टा मांग को महत्व। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का मानना था कि लेन देन और एहतियाती उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग की गई थी। उन्होंने मुद्रा की सट्टा मांग को मान्यता नहीं दी, क्योंकि सट्टा प्रयोजनों के लिए रखी गई मुद्रा निष्क्रिय शेष के रूप में रखी जाती थी। लेकिन किन्स इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। उन्होंने मुद्रा की सट्टा मांग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लेन देन और एहतियाती उद्देश्यों के लिए संपत्ति से ब्याज की कमाई ब्याज की कम दर पर बहुत कम हो सकती है, लेकिन ब्याज की कम दर पर मुद्रा की सट्टा मांग असीम रूप से बड़ी हो सकती है, असीमित हो सकती है। इस पर ब्याज की दर एक निश्चित न्यूनतम स्तर से नीचे नहीं गिरेगी और मुद्रा की सट्टा मांग पूरी तरह से लॉसदार हो जाएगी, यहाँ पे पूरी तरह से अनंत लॉसदार हो जाएगी। ये किन्स का लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल है, जिसका विश्लेषण करने में क्लासिस्ट या क्लासिकल अर्थशास्त्री असफल रहते हैं। तो यानी कि ब्याज की दर एक निश्चित सीमा से नीचे क्यों नहीं गिरती है, इसका कारण वो नहीं बता पाते हैं। किन्स इसका बताता है कि वहाँ पे सट्टा मांग अनंत हो जाती है। नेक्स्ट है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को अस्वीकार करना। तो किन्स ने शास्त्रीय क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को इस आधार पर खारिज कर दिया कि धन की आपूर्ति में वृद्धि से, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से जरूरी नहीं कि कीमतों में वृद्धि ही हो। यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग अतिरिक्त मुद्रा को खर्च करें, वे इसे बैंक में जमा कर सकते हैं, अपने पास बचा के रख सकते हैं। तो मुद्रा का संचलन वेग धीमा हो सकता है, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन स्थिर नहीं रह सकता है। इस प्रकार
MV और PT में V परिवर्तनशील हो गया है। तो इसके अलावा यदि अर्थव्यवस्था में निष्क्रिय संसाधन पड़े हुए हैं, बेरोजगार संसाधन है, तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से निवेश, रोजगार और उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन मूल्य स्तर में शुरुआत में वृद्धि नहीं होगी जब तक कि पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त नहीं हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है मुद्रा तटस्थ नहीं मानते। तो शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को तटस्थ माना, इसलिए उन्होंने मौद्रिक सिद्धांत से उत्पादन, रोजगार, ब्याज के दर के सिद्धांत को बाहर रखा कि ये गैर मौद्रिक तत्व हैं और गैर मौद्रिक तत्व अलग हैं। उनके अनुसार उत्पादन और रोजगार का स्तर, ब्याज की संतुलन दर वास्तविक तत्वों द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि रियल फैक्टर्स के द्वारा। इनमें बचत, निवेश और ये सब हैं। कीन्स ने शास्त्रीय दृष्टिकोण की आलोचना की कि मौद्रिक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत से अलग था। उन्होंने मूल्य सिद्धांत के साथ मौद्रिक सिद्धांत को एकीकृत किया और ब्याज दर को मौद्रिक घटना के रूप में मानते हुए मौद्रिक सिद्धांत के क्षेत्र में ब्याज के सिद्धांत को शामिल किया। उन्होंने आउटपुट के सिद्धांत के माध्यम से मूल्य सिद्धांत और मौद्रिक सिद्धांत को एकीकृत किया। तो शास्त्रीय अर्थशास्त्री दोनों को अलग अलग करते हैं, वास्तविक क्षेत्र को और मौद्रिक क्षेत्र को, और कीन्स जो है इनको एकीकृत करता है ब्याज की दर के माध्यम से। उन्होंने ब्याज की दर के माध्यम से इनको वास्तविक क्षेत्र को और मौद्रिक क्षेत्र को एकीकृत किया। उदाहरण के लिए जब धन की या मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्याज की दर में गिरावट आती है, और ब्याज की दर गिरावट आएगी तो निवेश बढ़ेगा और आय और उत्पादन में वृद्धि होगी और मांग बढ़ेगी। कारक लागत यानी कि साधनों की लागत और मजदूरी में वृद्धि होगी और सापेक्षता मूल्य में वृद्धि होती है और अंततः मूल्य स्तर भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार कीन्स ने अर्थव्यवस्था के मौद्रिक और वास्तविक क्षेत्रों को एकीकृत किया और उनका ज़्यादा सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है मजदूरी कटौती को अस्वीकार करना। कीन्स ने पिगुएन फार्मूले का खंडन किया कि मुद्रा मजदूरी में कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार ला सकती है। पिगू के विश्लेषण में सबसे बड़ी कमी यह थी कि उन्होंने उस तर्क को पूरी अर्थव्यवस्था के लिए लागू किया बढ़ाया जो एक विशेष उद्योग के लिए लागू होता था। तो ये उनकी गलती थी। मजदूरी दर में कमी से उद्योग में लागत कम करके और उसकी श्रम की मांग बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए इस तरह की नीति अपनाने से रोजगार में कमी आएगी, क्योंकि जब सामान्य वेतन कटौती लागू होती है तो सब पूरे अर्थव्यवस्था के अंदर श्रमिकों की आय कम हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप उनकी मांग में गिरावट आती है और मांग में गिरावट से रोजगार और उत्पादन वापस गिर जाता है और ज़्यादा संकट की स्थिति में अर्थव्यवस्था फंस जाती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी कीन्स ने कभी भी मजदूरी कटौती नीति का पक्ष नहीं लिया। आधुनिक समय में श्रमिकों ने मजबूत ट्रेड यूनियंस बना ली हैं और जो मुद्रा मजदूरी में कटौती का विरोध करती हैं वे हड़ताल का सहारा लेते हैं और अर्थव्यवस्था में परिणामी अशांति से आउटपुट और आय में ज़्यादा नुकसानदायक होती है, बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। इसके अलावा सामाजिक न्याय भी मांग करता है कि अगर मुनाफे को छोड़ दिया जाए तो मजदूरों के वेतन में कटौती नहीं की जानी चाहिए। तो ये सामाजिक न्याय की भी बातें हैं। तो इस तरह से इसको लागू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है मौद्रिक और वास्तविक मजदूरी के बीच कोई प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध नहीं पाया जाता। कीन्स ने शास्त्रीय दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया कि मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी के बीच सीधा और आनुपातिक संबंध पाया जाता है या प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध पाया जाता है। उनके अनुसार दोनों के बीच एक विपरीत संबंध है। जब मौद्रिक मजदूरी में गिरावट आती है तो वास्तविक मजदूरी बढ़ती है और इसके विपरीत। और इसका कारण क्या बताया उन्होंने कि मौद्रिक मजदूरी में कमी वास्तविक वेतन को कम नहीं करेगी जैसा कि क्लासिस्ट मानते थे, बल्कि इससे वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौद्रिक मजदूरी में कटौती से उत्पादन लागत और कीमतों में मौद्रिक मजदूरी की तुलना में अधिक कमी आएगी, यानी कि वो ज़्यादा कम हो जाएंगी और इसलिए उसकी वास्तविक मजदूरी जो है बढ़ जाएगी। इसके बाद इस प्रकार वास्तविक वेतन या वास्तविक मजदूरी में कमी आने से रोजगार में वृद्धि होगी, यह है इस वाले शास्त्रीय दृष्टिकोण फेल हो जाता है कि भाई वास्तविक वेतन में कमी आने पे रोजगार में कमी नहीं आनी चाहिए लेकिन वो वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पे शास्त्रीय दृष्टिकोण फेल हो जाता है। हालांकि कीन्स का मानना था कि मुद्रा में कमी के बजाय मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के माध्यम से रोजगार को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मजदूरी और मूल्य में कटौती के लिए संस्थागत प्रतिरोध इतना मजबूत होता है कि प्रशासनिक रूप से ऐसी नीति को लागू करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मजदूरी को घटाना या मूल्य को कम करना या बढ़ाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है एक सरकार के लिए। नेक्स्ट है राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता। कीन्स ने पिगू के विचार कि हमारी उत्पादक शक्ति का पूर्ण उपयोग करने में विफलता के लिए अकेले घर्षणात्मक अव्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं, यानी कि जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिससे सरकारी हस्तक्षेप है और
फ्री मार्केट वर्किंग में जो इंटरफेरेंस होता है उसको वजह से जो अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती है, इससे वो सहमत नहीं है। कीन्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था की बनावटी अपने आप में ऐसी है जो स्वयं उत्पादक शक्ति का पूर्ण उपयोग करने में अक्षम होती है, इसलिए उसमें सरकार का या राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। राज्य जो है आर्थिक गतिविधियों का स्तर बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से या निजी निवेश के सहायक के रूप में निवेश कर सकता है या पूरक के रूप में निवेश कर सकता है। यह ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने, न्यूनतम मजदूरी तय करने और सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से श्रमिकों को राहत प्रदान करने वाले कानून पारित कर सकता है। जैसा कि डिलॉर्ड ने कहा है कि इसलिए यह खराब राजनीति है, भले ही इसे श्रम संघों पर आपत्ति करने या श्रम कानून को उदार बनाने के लिए अच्छा अर्थशास्त्र माना जाए। यानी कि अगर कोई पॉलिसी ऐसी बन रही है जो श्रम संघों को बैन करती है और श्रम कानूनों को ज़्यादा उदार बनाती है, तो ये अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण में ठीक है, लेकिन राजनीति के दृष्टिकोण में ये नुकसानदायक है। जो सरकार होगी उसको राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कीन्स ने पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था के पूर्ण संसाधनों को उपयोग करने के लिए राज्य की कार्रवाई का समर्थन किया है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन विश्लेषण अवास्तविक। तो कीन्स का मानना था कि क्लासिकल्स क्या कहते थे, दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार संतुलन में स्वतः समायोजन प्रक्रिया के माध्यम से अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी, ऐसा मानना था क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का। लेकिन कीन्स के पास लंबे समय तक इंतजार करने का धैर्य नहीं था और कीन्स कहते हैं कि भाई ये जो दीर्घकाल की बात आप कर रहे हैं वो ऐसा समय है जिसमें कोई मौजूद नहीं रहेगा। लंबे समय में हम सब मर चुके होंगे, यानी कि दीर्घकाल में हम सब मर जाएंगे, ऐसा कहना था कीन्स का। तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बजाय कि अल्पकालीन संतुलन। जैसा कि शुम्पीटर ने कहा है कि जीवन का उनका दर्शन जो था कीन्स का, वो अनिवार्य रूप से एक अल्पकालिक दर्शन था। उनका विश्लेषण अल्पकालिक घटनाओं तक ही सीमित था और क्लासिस्टों के विपरीत वह रुचि, आदतों, उत्पादन की तकनीक, श्रम की आपूर्ति आदि को स्थिर मानता था, जो कि छोटी अवधि में या अल्पकाल में स्थिर ही रहती हैं और इसलिए मांग पर लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों की वो उपेक्षा करते हैं। खपत की मांग को स्थिर मानते हुए वे बेरोजगारी को दूर करने के लिए निवेश बढ़ाने को जोर देते हैं, क्योंकि अल्पकाल में खपत को बदलना संभव नहीं है, कंजम्पशन को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए निवेश को बदलने पर जोर देते थे। लेकिन इस तरह प्राप्त संतुलन भी पूर्ण रोजगार की बजाय पूर्ण रोजगार से कम स्तर वाला ही होगा। इस प्रकार रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत अवास्तविक है और पूंजीवादी दुनिया की वर्तमान आर्थिक समस्याओं को हल करने में असमर्थ रहता है। ये आपके क्लासिकल मॉडल की सभी आलोचनाएं पूरी हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक जो है कीन्स वाला सिद्धांत उत्पादन, आय और रोजगार का, उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।